नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है न्यूज हेडक्वार्टर का। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। और पहली खबर की बात कर लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई ये खबर है क्योंकि मौसम का मिजाज बदल चुका है, देश को चौंका भी रहा है। और देखिए, भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है कई हिस्सों में, तो दक्षिण से लेकर पश्चिमी राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश है। गोवा में एक दिन में ही 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश से गोवा में कैसे हाहाकार मच गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर दहाड़ मारता दरिया, लहरों का प्रवाह इतना तेज जो भी सामने आया बह गया। गोवा में आसमान से मूसलाधार आफत बरसी। अचानक सड़कों पर बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में स्कूटर सवार आ गया। सड़क पर अचानक बाढ़ आ गई। स्कूटी सवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्कूटी के साथ वो बह गया। दूसरे छोर पर खड़े लोग स्कूटी सवार को बार बार चेतावनी देते रहे। इधर स्कूटी सवार को बाढ़ बहा ले गई, उधर सड़क पर खड़ी गाड़ियां तक पानी में तैरने लगी। चंद घंटों में ही गोवा में 200 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। हालात बाढ़ जैसे बन गए। दक्षिण भारत के राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं। तेलंगाना के कई जिलों में बेमौसम बारिश हो रही है। हैदराबाद के कई इलाकों में तेज बारिश से लोग बेहाल हैं, काफी परेशान है। रिपोर्ट देखिए। गर्मी के मौसम में दक्षिण भारत के राज्यों में सावन भादो जैसी बरसात हो रही है। बारिश ऐसी कि रुकने का नाम नहीं। बादल बस बरसे चले जा रहे हैं। अब मौसम का मिजाज अपनी जगह पर है। जिंदगी कहां रुकती है। बारिश में भीगते हुए लोगों को देखा जा सकता है। कोई छाते में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बिना छाते के दौड़ लगा रहा है। रोजाना के मुकाबले ट्रैफिक जरूर कम है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही है। निजी गाड़ियां भी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। बरसते पानी की ये बूंदें आंखों को सुकून जरूर देती हैं। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन ये बारिश बिन बुलाए मेहमान की तरह है। गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ेगी तो उससे जुड़ी फसलों पर असर पड़ेगा। पानी ज्यादा बरसेगा तो आम की फसल खराब होगी। खरबूजा और तरबूज जैसे फलों की मिठास भी कम होगी। लेकिन बादल जिस तरह से बरस रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने वाली है। ये तो बात हो गई तेलंगाना की। अब तेलंगाना से आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश है। मौसम विभाग का अलर्ट उत्तराखंड की और चिंताएं बढ़ाने वाला है। 22 से 25 मई तक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है। साथ ही कई हिस्सों में बिजली गिरने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मई में उत्तराखंड जुलाई जैसी बरसात का ट्रेलर देख रहा है। कुदरत के क्रोध का सिग्नल कितना सॉलिड है, खटीमा से आई ये तस्वीरें देखकर समझ आ जाएगा। खटीमा में मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान में बिजली चमक रही है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, वो उत्तराखंड की और चिंताएं बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 22 से 25 मई तक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होगी। तेज आंधी तूफान आ सकता है। इतना ही नहीं, कई जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तराखंड के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते रत्नागिरी में बेरवली और वेलवड़े स्टेशन के बीच भयानक लैंडस्लाइड हो गया है। और भीषण लैंडस्लाइड से कोंकण रेलवे रूट पर ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई। मूसलाधार बारिश कैसे मुसीबत बनी, रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश के बीच सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दिन में ही विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ी ड्राइव करने में लोगों को खासी दिक्कत हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रेन मुसाफिरों को भी दिक्कत हुई।
कोकड़ रेलवे रूट पर वेरवली और भीलवड़े स्टेशन के बीच शाम करीब 6:30 बजे लैंडस्लाइड हो गया। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर ट्रैक पर आ गिरी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से कई रेलगाड़ियों के पहिए थम गए। रेलगाड़ियों की आवाजाही दोबारा शुरू करने के लिए ट्रैक पर बड़े मलबे को तेजी के साथ हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इलाके में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मलबा हटाने के काम में देरी हो रही है। तो बेमौसम की बरसात ने मुंबई शहर की रफ्तार भी थाम ली। अंधेरी में कुछ मिनट के बारिश के बाद बेहद खराब हालात रहे। मुंबई के कई इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसके बाद खराब इंतजाम की वजह से लोग परेशान दिखे। आंकड़े बताते हैं कि बीएमसी का बजट कुछ देशों के कुल बजट से भी ज्यादा है, लेकिन सवाल यह कि पैसे जाते कहां हैं। इतनी बड़ी संस्था और राज्य सरकार आर्थिक राजधानी को बारिश के प्रकोप से क्यों नहीं बचा पाती। अंधेरी सबवे में यह हाल सिर्फ 15 मिनट की बारिश का नतीजा है। सवाल यह भी है कि यह तो सिर्फ बारिश का ट्रेलर है। आगे जब बरसात का मौसम आएगा तो मुंबई उसका सामना कैसे करेगी। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। बारिश और सीवेज के पानी से जूझ रहे इन लोगों का कसूर क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ बीएमसी और सरकार की नाकामी का नतीजा भुगतने को मजबूर है। दूसरे कई प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश हो रही है। मुंबई में कल भी बादल जमकर बरसे थे। बानेर इलाके में हाईवे की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कें पानी से लबालब और उनसे होकर गुजरती गाड़ियां, और पानी कुछ इस तरह सड़कों पर जमा हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हुआ। लगातार हो रही बारिश के बाद एक बिलबोर्ड धराशायी हो गया और बिलबोर्ड के नीचे कई गाड़ियां दब गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। विशालकाय बिलबोर्ड जब धराशाही हुआ तो मंजर कुछ ऐसा था। बिलबोर्ड की लंबाई करीब 50 फीट है। लोहे से बने इस बिलबोर्ड के नीचे कई मोटरसाइकिलें दबी हैं। हादसे की हैरान करने वाली ये तस्वीरें पुणे के वाघोली की हैं। अहिल्या नगर हाईवे पर यह बिलबोर्ड लगा था, जो अचानक जमींदोज हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सड़क के किनारे कई गाड़ियां खड़ी थीं, जो बिलबोर्ड की चपेट में आ गईं। गनीमत ये रही कि भारी भरकम बिलबोर्ड की चपेट में कोई शख्स नहीं आया, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 25 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आइए आपको बता दें वो कौन कौन से जिले हैं जिसको लेकर के मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। चलिए जानिए महाराष्ट्र के कौन कौन से वो हिस्से हैं, कौन से जिले हैं। शुरुआत कर देते हैं कहां ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो इसमें रायगढ़ है, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, पुणे, सतारा और कोल्हापुर है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में यहां पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ऑरेंज अलर्ट के बारे में ये डिटेल्स थी। सावधानी बरतने की चेतावनी है। अब कहां कहां येलो अलर्ट है, अंजीत बताइए। बिल्कुल, ये देखिए येलो अलर्ट मुंबई के किन किन जगहों पर ये आप देखिए। मुंबई में, ठाणे में, इसके साथ ही आपको बता दें कि धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, सोलापुर, जालना, ये वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बीड भी है, लातूर भी है, धाराशिव भी है, अकोला है, अमरावती, नागपुर, यवतमाल और वाशिम है। जबकि मौसम विभाग ने मछुआरों को 25 मई तक चेतावनी भी दी है और यह कहा है कि दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा तटों पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहां पर मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं भी चलेंगी, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अगर सावधानी बरतेंगे तो फिर राहत रहेगी। बिल्कुल, मानसून की ऐसी बारिश की महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु तक तबाही ही तबाही है। बिल्कुल, बेंगलुरु में बारिश थमे 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन शहर की हालत अब भी नहीं सुधरी है। देखिए रिपोर्ट।
बेंगलुरु में बारिश भले ही थमी हुई हो, लेकिन सैलाब खत्म नहीं हुआ। बेंगलुरु में बारिश भले ही थमी हो, लेकिन शहरवासियों की परेशानी खत्म नहीं हुई। बेंगलुरु में बारिश भले ही थमी हो, लेकिन जगह जगह जल जमाव खत्म नहीं हुआ। बेमौसम बरसात ने बेंगलुरु का वो हाल किया है जिसकी तस्वीर पहले नहीं देखी गई। 2 दिनों तक लगातार बारिश ने मुख्य सड़कें हों या फिर घर के अंदर तक सैलाब के दर्शन करवा दिए। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थीं, वो सैलाब में डूब गई। तो जगह जगह भरे पानी को निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आसमानी आफत के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सैलाब के बीच उतरना पड़ा, जगह जगह जाकर जायजा लेना पड़ा ताकि फिर से एक खूबसूरत शहर की खूबसूरती लौट आए। लेकिन अभी भी बारिश का खौफ खत्म नहीं हुआ है। ये तो गुस्साए मौसम की झांकी थी। अगर मौसम ने पूरी पिक्चर दिखा दी तो शहर का क्या हाल होगा। बेंगलुरु में जगह जगह जल जमाव को खत्म करने के लिए लगातार काम चल रहा है। देखिए, एनडीटीवी की भी लगातार इस पर नजर है। आपको अब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। कई सारे अपार्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि पिछले 3 दशकों के दौरान जितनी भी सरकारें रही हैं यहाँ पर, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, जो राजनेता हैं और अधिकारी, सबों की मिली भगत की वजह से साई लेआउट बेंगलुरु शहर में इस तरह से जल जमाव का सामना करता है। लोग परेशान होते हैं। हमें एक परिवार मिला जिनके पिता की हालत बहुत ख़राब है, वो आईसीयू में हैं। पूरे परिवार को यहाँ से हटा करके होटल में रखा गया है क्योंकि दूसरा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह के हालात का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेआउट विकसित करते वक्त अगर ऊंचाई का ध्यान रखा जाता और झील और इस लेआउट की ऊंचाई बराबर कर दी जाती तो शायद इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा नहीं होते। थोड़ा भी लेक ब्रीच होता है या फिर नाले में गंदगी भरती है तो ऐसे सूरत में पानी इस लेआउट में आ जाता है और लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो देश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान आंधी तूफान आने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अब चलिए आपको बता देते हैं कि देश के किन किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखिए, दक्षिण भारत से शुरुआत कर लेते हैं। दक्षिण भारत में मौसम का हाल। केरल और कर्नाटक में 25 मई तक भारी वर्षा होने की संभावना है और यही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया। और कौन कौन से राज्य हैं ये भी आइए आपको बताते हैं। तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम भारत में मौसम ने करवट बदल लिया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में 23 मई को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर गुजरात की बात कर लें तो 22 से 24 मई के दौरान हल्की वर्षा हो सकती है यहां पर। और साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार में भारी बारिश होने की आशंका है, जबकि झारखंड में भारी वर्षा होने की वहां भी आशंका है। तो बिहार और झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आंधी और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जम्मू कश्मीर में भी वही हालात हैं, जबकि उत्तराखंड में 23 और 25 मई को आंधी और बिजली के साथ वर्षा हो सकती है। तो ये वो राज्य हैं जिनको लेकर के अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज चीन से बड़ी खबर आई। चीन में 650 साल पुराने ऐतिहासिक फेंगयांग ड्रम टावर की छत अचानक जमींदोज हो गई। 15 मार्च 2025 में ऐतिहासिक टावर का जीर्णोद्धार हुआ था। मरम्मत पर मोटी रकम खर्च की गई थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही ऐतिहासिक टावर ढह गया। चीन का अनहुई प्रांत अनहुई में बना 3 तल्लों का ऐतिहासिक फेंगयांग ड्रम टावर। 650 साल ये टावर शान से खड़ा था। चीन को इस पर बड़ा गुमान था, लेकिन इस ऐतिहासिक टावर को जमींदोज होने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। 10 सेकंड में 650 साल पुराने फेंगयांग टावर की छत गिर गई। जैसे ही टावर गिरा, धूल का गुबार उठा, अफरा तफरी मच गई। हैरान करने वाला एक और किस्सा है। 15 मार्च 2025 को फेंगयांग ड्रम टावर का जीर्णोद्धार हुआ। बीजिंग में इसकी मरम्मत में मोटी रकम खर्ची गई, लेकिन जीर्णोद्धार के 2 महीने के अंदर ही ऐतिहासिक टावर ढह गया। अब मरम्मत में इस्तेमाल हुए सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी जांच बीजिंग कराने वाला है।
फेंगयांग टावर चीन की सांस्कृतिक इमारत थी। इसे 1375 में मिंग राजवंश के दौरान बनाया गया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर भले ही थम गया हो, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। सीमा पर हमारे जवान चौकन्ने हैं 24 घंटे और दुश्मन देश की हर हिमाकत पर पैनी नजर है। आंखों पर दूरबीन है, सीमा पार दुश्मन देश पर नजर है, ताकि दुश्मनों के हर हिमाकत का जवाब दे पाएं। हाथों में हथियार है, गोला बम और बारूद तैयार है और दुश्मन के किसी भी हमले को जवाब देने की तैयारी है। यह जम्मू कश्मीर का तंगधार सेक्टर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो, लेकिन दुश्मन के किसी भी नापाक इरादों को जवाब देने के लिए सीमा पर हमारे जवान तैयार हैं। इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। तोप भी तैयार है। सीमा पर चप्पे चप्पे पर भारतीय जवानों का जमघट है। दिन हो या रात, जब भी दुश्मन नाफरमानी करेगा, उसे भारतीय जवानों से जवाब जरूर मिलेगा। उधर पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद दंगों पर कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में टीएमसी के एक नेता और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी के स्थानीय नेता और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। टीएमसी की ओर से सांसद कुणाल घोष पलटवार के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आरोपियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन बीजेपी मसले पर राजनीति कर रही है। बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन ये रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है और पश्चिम बंगाल सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले पाकिस्तान को भारत ने गहरी चोट दी, तो क्या अब पाकिस्तान में गृहयुद्ध शुरू होने वाला है? क्योंकि ताजा तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ लगेगा। देखिए जरा रिपोर्ट। जमीन पर भीषण आग की लपटें और आसमान पर काले धुएं का गुबार। यह भीषण तस्वीर उसी पाकिस्तान की है जहां लगता है कि अब गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन का घर धू धू कर जलता रहा, तो दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारी घर के बाहर से फायरिंग करते रहे। धू धू कर जलता यह घर किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री का है, जहां भारी संख्या में लोगों ने हमला बोल दिया। गृह मंत्री जियाउल हसन के घर को फूंक डाला और घर के बाद आसमान में तड़ातड़ गोलियों की बौछार कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध का आगाज है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस देश में गृह मंत्री के घर पर हमला हो सकता है, ये तस्वीरें बताती हैं कि वहाँ के लोग किस कदर अपनी सरकार से गुस्से में हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि वो गृह मंत्री की सुरक्षा में लगाए सुरक्षा बलों से भी खुद को ज्यादा ताकतवर समझते हैं। फिलहाल सिंध प्रांत में काफी तनाव का माहौल है। तो आखिर अपनी ही सरकार और पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ लोग आक्रोशित क्यों हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर देखते देखते फूंक डाला? ये रिपोर्ट भी देखिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई इस खौफनाक तस्वीर से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। पूरे पाकिस्तान में बस इसी बात की चर्चा हो रही कि आखिर इसका अंत क्या होगा। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर किसने फूका? सरकार पर क्यों भड़के सिंध प्रांत के लोग? सिंध प्रांत के लोगों के गुस्से की यह तस्वीर तब सामने आई जब सिंध नदी पर सरकार नहर बनाने के लिए अड़ी हुई है और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
जब सरकार ने स्थानीय लोगों की एक न सुनी तो उन्होंने पाकिस्तान हुक्मरानों को सबक सिखाने का यह तरीका सूझा। एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर बड़ा झटका दिया है, तो दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के साथ ही वहां पानी की दिक्कत भी बढ़ने लगी है। पंजाब और सिंध में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा है और अब लोग अपनी मांगे बंदूक की जोर पर चाहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक स्कूल बस में हुए हमले में कुछ बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। हमले में 38 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर इस फिदायिन हमले का आरोप लगाया है, जिसे खारिज करते हुए भारत ने मरने वालों के प्रति हमदर्दी जताई है। इस बस की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि विस्फोटकों के साथ फिदायिन हमलावर जब इससे टकराया होगा तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कई की हालत बेहद गंभीर है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार शहर में यह हमला हुआ। क्वेटा कराची हाईवे पर स्कूल बस को निशाना बनाया गया। मौके की यह तस्वीर, जगह जगह बिखरा हुआ मलबा, ये बताने को काफी है कि धमाका कितना बड़ा था। जिस स्कूल की बस को निशाना बनाया गया उसे सेना संचालित करती है। वारदात के बाद यहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हर मौत का अफसोस है, मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने जो बोया है वो वही फसल काट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एंटी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को बखूबी जवाब दिया है। दुनिया भर में बढ़ते युद्ध के खतरे के मद्देनजर अमेरिका नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है और अमेरिका की सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया है। हर जंग की काट अमेरिका के पास, परमाणु हमले की काट अमेरिका के पास, रूस और चीन के हमले की काट अमेरिका के पास। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार है ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का तगड़ा जवाब दिया जा सके। वैसे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मिसाइल का जवाब गोल्डन डोम देगा, क्रूज का जवाब गोल्डन डोम देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा कवच तैयार करेंगे जो दुश्मन के किसी भी हमले से बचा लेगा। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो दुनिया में किसी भी जंग का पूरा समीकरण बदल कर रख देगा, क्योंकि जमीन से ज्यादा किसी भी देश पर हवा में खतरा है। दावा है कि उनका यह सिस्टम परमाणु हमलों को भी झेलने में सक्षम होगा। आखिर कैसा होगा डोनाल्ड ट्रंप के सोचे गए भविष्य का वो कवच जो हर हाल में अमेरिका की सुरक्षा करेगा। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम का आकार कैसा होगा, अब ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक तरह से आप ये समझिए कि डिफेंस सिस्टम पूरे अमेरिका को ढक देगा। जैसा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि पूरे अमेरिका को यह सिस्टम ढक देगा, जिससे सभी तरह के खतरे वहां से खत्म हो जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अमेरिका की सुरक्षा करेगा, जो दुनिया के किसी भी देश के हमले को झेल सकता है और उसे जवाब दे सकता है। ये ऐसा कवच है अमेरिका का जो हमेशा से सुरक्षा करता रहेगा और पूरा का पूरा ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही पावरफुल है और इस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आया है। अमेरिका का मजबूत मिसाइल कवच हर हमले को रोकने में सक्षम होगा, बैलिस्टिक मिसाइल से मुकाबला करेगा, हाइपरसोनिक हथियारों को तबाह करने में सक्षम रहेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल से ये मुकाबला करेगा, हाइपरसोनिक हथियारों को भी ये तबाह करने में सक्षम है, क्रूज मिसाइल को झेलेगा, हर रेंज के हमले को ये पकड़ लेगा, अंतरिक्ष से लॉन्च मिसाइल को भी तबाह करेगा, कई फेज में मिसाइल्स ट्रैक करने में सक्षम होगा और मिसाइल्स को ट्रैक करके तबाह भी करेगा। और अगर हम इसकी लागत की बात करें तो इसकी जो लागत है 175 अरब डॉलर संभव है और कहा यह जा रहा है कि 3 साल बाद काम शुरू होने का दावा है। तो अमेरिका एक ऐसी स्थिति में जा रहा है, ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा है कि जहां पर पूरे अमेरिका को वो ऐसे ढकेगा कि कोई भी मिसाइल इस पर हमला नहीं कर पाए। दरअसल खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश के कई हिस्सों में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है तो आग की भी घटनाएं खूब सामने आ रही हैं। और देखिए, इस बीच दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में भीषण आग की खबर से हाहाकार मच गया।
भीषण आग की लपटें, चारों तरफ मच गया हाहाकार। आग ऐसी कि थोड़ी देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। भीषण आग की लपटों का ये वीडियो दिल्ली के एक स्कूल का है, जब अचानक आग लगने की खबर से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जब एक फायर ब्रिगेड की टीम को खबर किया गया, तब तक आग स्कूल के बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फटाफट भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश हो गई। काफी मशक्कत के बाद कुछ घंटों में तो आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भीषण आग की लपटों ने ज्यादातर सामानों को अपनी चपेट में ले लिया था। भीषण आग से स्कूल के ज्यादातर फर्नीचर जलकर खाक हो गए। अच्छी बात यह रही कि इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं लग पाई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूल में आग लगी। और अब बात लाल आतंक की, नक्सलियों की, क्योंकि नक्सलियों का खात्मा लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली बसवराज भी मारा गया। ऑपरेशन में एक जवान शहीद हुआ, जबकि एक घायल है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने दी है। लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है। नक्सलियों के समूल नाश के लिए सुरक्षा बल सुपर एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल का बड़ा किला ध्वस्त हो चुका है। अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी और मोस्ट वांटेड नक्सली बसवराज भी शामिल है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। ऑपरेशन जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव के डीआरजी जवान मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े कमांडर्स को घेर लिया है। इससे पहले केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। अब जरा समझिए कि नक्सली लीडर बसव राजू कितना खतरनाक था कि सरकार ने उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बिल्कुल, दरअसल बहुत ज्यादा खतरनाक था ये नक्सली, और इसके बारे में आप जानिए। हर तरह के वॉरफेयर में इसको महारत हासिल है। खतरनाक हमलों के लिए जाना जाता था। ये हमलों की रणनीति बनाने में माहिर था। हमेशा AK-47 राइफल अपने पास रखता था। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में इसका वर्चस्व, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी इसका बोलबाला था। जबकि 35 साल से केंद्रीय कमेटी का सदस्य रहा है और 24 साल से पोलित ब्यूरो का भी सदस्य रहा है। ये इसके बारे में जो और जानकारी मिली उसके मुताबिक 1980 में झगड़े के बाद से अंडरग्राउंड था। वारंगल से इंजीनियरिंग की इसने पढ़ाई भी की है। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहां लगा दी? नक्सलवाद को बढ़ाने में। उम्र करीब 70 साल, मूल निवास कहां का? श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। लेकिन अब कहानी खत्म है और आज सुरक्षा एजेंसियों ने ऐलान कर दिया कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक पिता को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। 4 दबंगों ने घर के सामने पिता की पिटाई की। दबंगई का यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए क्या पिता अपनी बच्ची की रक्षा नहीं करेगा? जो भी आरोपी हैं, सख्त से सख्त सजा उनको होनी चाहिए और यही मांग भी हो रही है। ये मामला बुलंदशहर के थाना चोला इलाके का है। लड़की को हर दिन राह चलते छेड़ा जाता था। हर दिन की तरह लड़की को फिर से तंग किया गया। साथ में जा रहे पिता ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का यह मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में लड़की के पिता जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो 4 दबंग उन्हें घेरते हैं और फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। एक आरोपी पास में रखी ईंट उठाकर पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आरोपी उससे ईंट छीन लेता है। हैरानी की बात यह है कि जिस घर से पिता बाहर आए थे वहां से बाद में कुछ और लोग भी निकले, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पिता ने बेटी और खुद की जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। थाना प्रभारी ने दावा किया है कि पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर यूपी के बांदा से, जहां युवक को बेल्ट और डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा पुलिस अब आरोपियों की तलाश में है।
युवक को डंडे और बेल्ट से पीटा जा रहा है। वो रहम की भीख मांग रहा है, बचाने की गुहार लगा रहा है। मारने वाले 2 लोग हैं और बचाने वाला एक शख्स। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी युवक को पिटने से बचा नहीं पा रहा है। दबंग युवक को तब तक मारते रहे जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग घटना का वीडियो बनाने में जुटे रहे और युवक की पिटाई होती रही। बांदा से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। ये मारपीट क्यों की गई और हमला करने वाले कौन लोग थे, इसकी पुलिस को जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 10 दिन पहले का है और पीड़ित ने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ये वीडियो बांदा के कोतवाली इलाके के चमरौडी चौराहा के पास का है, जहां एक बाइक सर्विस सेंटर के सामने युवक की पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां नाहन जिले में बस ड्राइवर और कंडक्टर की कुछ यात्रियों के साथ हिंसक झड़प हुई। मंगलवार की इस घटना का वीडियो वायरल है। इंटर स्टेट बस स्टॉप पर काफी देर तक मारपीट और हंगामा होता रहा। दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई है। नाहन बस अड्डे पर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। यह महिला बीच बचाव की कोशिश करती दिखी, लेकिन इसकी कोशिशें नाकाफी थी। मारपीट में दोनों पक्षों में कोई भी पीछे नहीं था। दोनों ओर से मुक्के चल रहे थे। यह बस पांवटा साहिब से शिमला के लिए रवाना हुई थी। इस झगड़े की वजह से बाकी यात्री भी परेशान होते दिखे। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाराणसी पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान चोरी के 3 आरोपियों को घायल हालत में गिरफ्तार किया है। इस बीच 3 और आरोपियों को पुलिस अभी दौड़ाकर पकड़ भी लिया पुलिस ने, और कुछ की तलाशी भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। बुरे काम का बुरा नतीजा। दूसरे के पैसों पर अय्याशी का ख्वाब देखने वाले अब अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे। बीती रात रामनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। भागने की कोशिश में 3 आरोपी पुलिस की गोलियों का शिकार होकर गिर पड़े। बाकी 3 को खाकी अमले ने दौड़ाकर काबू में किया। ये सभी संकट मोचन मंदिर के महंत वीके मिश्रा के घर हुई करोड़ों की चोरी के आरोपी हैं। गिरफ्तार बदमाशों में 3 यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और बाकी 3 बिहार के रहने वाले हैं। ये सभी महंत के घर पर काम करते थे। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मुठभेड़ की जगह से सबूत इकट्ठा किए। बदमाशों से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के माल का बंटवारा करने रात के अंधेरे में निकले थे, लेकिन खाकी की नजरें भी इन्हें तलाश रही थी और फिर ये इस हाल में शिकंजे में लिए गए। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, बालकनी से गमले हटाने की एनडीटीवी मुहिम का असर दिख रहा है। नोएडा, लखनऊ के बाद अब दिल्ली नगर निगम ने भी एडवाइजरी जारी की है। एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को बालकनी से गमले हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए से एडवाइजरी पर अमल करने की अपील भी है और एमसीडी ने हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा इसके लिए जारी किया। आपको याद होगा, देखिए आप भी जहां भी जिस सोसाइटी में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर या कहीं पर भी, तो आप देखते होंगे कि ये तमाम जो बालकनी है इसमें गमले रखे गए हैं और अभी कुछ लोगों की जान भी इसमें गई है। खेलते खेलते बच्चे का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, गमला गिर गया था और उसकी जान चली गई थी। तो हम सबकी जवाबदेही है और एनडीटीवी ने इस मुहिम को शुरू किया और इसका इंपैक्ट, इसका जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आज एक हैरान करने वाला वीडियो आया। जिले के सोनाली के एक घर में सांपों का बसेरा देखने को मिला। घर के टॉयलेट की टंकी पर 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सांप मिले हैं। घर में सांपों के बसेरे का यह वीडियो सोशल मीडिया में धड़ल्ले से वायरल है। घूप अंधेरे में पानी की टंकी पर फुफकारते सांप। 1 या 2 नहीं, 100 से ज्यादा सांप, वो भी एक साथ एक जगह। तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। ये कोई नागलोक नहीं है, बल्कि यूपी के महाराजगंज का एक घर है जो सांपों का बसेरा बना हुआ है।
हुआ यूं कि महाराजगंज के सोनौली के हरडीदाली चौराहे पर बने इस घर की टंकी पर एक साथ कई सांप दिखे। सांपों का गुच्छा देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। सांप टॉयलेट की टंकी पर एक साथ दिखे, पानी में सांप तैरते नजर आ रहे थे, जबकि कुछ सांप दीवार के सहारे फन निकाल रहे थे। आनन फानन में लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। टंकी पर सांपों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। खबर अब गुजरात से, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है और यहां चंदोला इलाके में बनी अवैध बस्ती को जमींदोज किया जा रहा है। पुलिस ने इस इलाके से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनके लिंक अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े हुए बताए गए थे। चंदोला इलाके में बस्तियां उजाड़ने का दूसरा दिन था। लोगों की भीड़ थी और किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। चंदोला में करीब 5000 मकानों को हटाने का टारगेट लिया गया है। दूसरे चरण में 2000 अवैध निर्माण को हटाया जाना है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि अब तक 99% से ज्यादा अतिक्रमण हटाया जा चुका है। चंडोला इंसनपुर पुलिस विस्तार में जो चंडोला तालाब है, वहाँ पे फेज 2 का डिमोलिशन जब चालू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जितना एरिया कल क्लियर करने में आया है। ऑलमोस्ट जितना डिमोलिशन करना था उसमें से 99.9% डिमोलिशन कंप्लीट हो गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अदालत का भी रुख किया है, लेकिन हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू किया गया। चंदोला इलाके में एक तालाब पर अतिक्रमण किया गया था, इसे पूरी तरह से हटाने का काम चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाक उच्चायोग का एक अधिकारी अवांछित घोषित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पाक अधिकारी को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार ने दिया है। भारत सरकार ने पाक अधिकारी को आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे में वो भारत छोड़ेगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग का ये जो अधिकारी है उसको आदेश जारी किया गया, अवांछित घोषित किया गया और 24 घंटे में तत्काल भारत छोड़ने को कह दिया गया है। इसके पहले भी आपको याद होगा। चलिए फोन लाइन पर उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उमा, क्या इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, क्या जानकारी दर्शकों के लिए? उमा, आप सुन पा रहे हैं? चलिए उमा शंकर का हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो अधिकारी है उसको 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया। अंजीत, बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि क्या भूमिका रही है इस अधिकारी की पिछले कुछ दिनों में, और जांच एजेंसियों के जाहिर तौर पर रडार पर रहा होगा और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और इस बीच तमाम जो गिरफ्तारियां हुई हैं जासूसी को लेकर के, उसमें क्या कोई भूमिका थी, ये बात अभी देखनी होगी। लेकिन पाक उच्चायोग का एक अधिकारी जिसको अवांछित घोषित कर दिया है भारत सरकार ने, और ये कह दिया है कि अगले 24 घंटे में उसे भारत छोड़ना होगा, यानी पाकिस्तान रवाना होगा। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी उच्चायोग का एक जो ऑफिसर है उसको अवांछित घोषित किया गया है। उमा शंकर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उमा, क्या है जानकारी? जी देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक और अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है और 24 घंटे के भीतर देश छोड़कर चले जाने को कहा है। जाहिर सी बात है कि ये मामला भी कहीं न कहीं एक ऐसी गतिविधि से जुड़ा हुआ है जो कि जासूसी के दायरे में आता है, और ये दूसरा ऐसा मौका है जब पाकिस्तानी जो उच्चायोग है उसके अधिकारी को इस तरह से जाने को कहा गया है। ये अलग बात है कि जो पहले 3 जो थे, नेवल अटैची और जो डिफेंस अटैची और जो एयर अटैचे थे, उनको वापस जाने को कहा गया था, लेकिन वो पहलगाम हमले के बाद की बात थी। उसके बाद जिस तरीके से जांच यहाँ पे आगे चल रही है और जिस तरह से उसके दायरे में पाकिस्तानी उच्चायोग के अलग अलग अधिकारी जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो उनको देश की सुरक्षा की खातिर और जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं उससे उनको दूर करने के लिए इस तरह के कदम जो है उठाए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये कदम उठाया गया है और इसके बारे में जो सूचना है वो पाकिस्तान के जो चार्ज दे अफेयर हैं, जो यहाँ पे अभी इस उच्चायोग को हेड कर रहे हैं, उनको इस बात की इत्तला दे दी गई है और 24 घंटे के भीतर उस अधिकारी को देश छोड़कर चले जाने को कहा गया है। ठीक है उमा शंकर, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अगले 24 घंटे में पाक उच्चायोग के एक अधिकारी को भारत छोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ेंगे आगे। ये खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा में खेल खेल में एक बच्ची बड़ी मुसीबत में फंस गई।
जी हाँ, ये खबर आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। पार्क की बेंच में बने छेद में बच्ची की उंगली फंस गई। जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो स्थानीय लोग उसकी मदद को आए। जाली में फंसी उंगली को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर की गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पहले बेंच में लगी जाली को काटा, फिर बच्ची की उंगली निकालने में जुट गए। ये घटना नोएडा के सेक्टर 53 की है, जहां कंचनजंगा मार्केट के पार्क में 7 साल की बच्ची खेल रही थी और उसने बेंच में बने छेद में उंगली डाल दी और उसकी उंगली फंस गई। बच्ची जिस बेंच पर बैठी थी उसकी जाली निकालने के बाद कटर से बच्ची की उंगली निकालने की कोशिश की गई और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्ची की उंगली बाहर निकल गई। नोएडा के पार्क में हुई ये घटना उन तमाम अभिभावकों के लिए एक सीख है जिनके बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें ताकि कोई बच्चा इस तरह की मुसीबत में ना फंस जाए।